Good morning, students. Today we start lecture number 6, electrostatics, class 12th. देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी डिस्कस कर लिया था। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान से देखिए बेटा, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में भी बताया था हमने क्या होता है, के क्यू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी पर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉइंट चार्ज के लिए तो पता है हमें, बट पॉइंट चार्ज ना होके एक ऐसी बॉडी जिस पर एक लेंथ बॉडी जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट रोड ऑफ चार्ज। स्ट्रेट रोड ऑफ चार्ज एक स्ट्रेट रोड ऑफ चार्ज है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है अगर सिस्टम से समझ आया तो। ध्यान से देखें, निकालना क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रोड की वजह से। तो सबसे पहले हमने एक रोड लिया, ये हमारे पास स्ट्रेट रोड जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज है लैम्डा कूलाम पर मीटर। लैम्डा कूलाम पर मीटर मींस यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। तो लैम्डा कूलाम पर मीटर क्या हो गया, लैम्डा इज द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो लैम्डा कूलाम मीटर पर मीटर चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पर। मान लीजिए हमें यहां पर जनरली मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया P, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। मैंने कोई भी रैंडमली एक पॉइंट P सेलेक्ट किया जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने इस पॉइंट P से रोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और मान लिए ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की फ्रॉम द रोड वो कितनी है, पॉइंट और रोड के बीच में R। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट चार्ज होता है ये, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देते हैं, बट ये तो पॉइंट नहीं है, तो काफी लेंथ रोड है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम पॉइंट चार्ज की तरह इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। छोटा एलिमेंट तो पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस के ऊपर, यहां से y डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा एलिमेंट dy सेलेक्ट कर लिया। y डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा एलिमेंट dy सेलेक्ट कर लिया, और इसकी वजह से मैं यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा जो इस डायरेक्शन में आएगी। अब ये स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी वजह से क्या आएगा, स्मॉल। तो मैंने दिखा दिया dE। अब ध्यान से देखिए बेटा, dE का वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, इस छोटे एलिमेंट का चार्ज अगर हमें पता चल जाए, छोटे एलिमेंट का चार्ज पता लग जाए, तो ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। तो डीई के लिए देखिए बेटा ध्यान से, डीई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, फार्मूला क्या होता है, के क्यू क्या है, चार्ज, यहां का स्मॉल चार्ज। अब देखिए कंप्लीट लेंथ पे चार्ज है
लैम्डा कूलम पर मीटर, इट मींस लैम्डा चार्ज है पर यूनिट लेंथ पे, तो dy के ऊपर कितना होगा, लैम्डा इंटू dy। तो यहां इस dy एलिमेंट का चार्ज आ गया हमारे पास लैम्डा इंटू dy, तो k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब r देखो बेटा कहां पर है, मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये जो एंगल है ये थीटा है, कितना एंगल, थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये अगर थीटा है और ये आर है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा, ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा ये आएगा बेटा आर सीकेंट थीटा, निकाल सकते हैं। जिसको निकालना उसे ऊपर, पता उसे नीचे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहां से ये आर है, तो ये क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आर सीकेंट थीटा। इज इट क्लियर। तो डिस्टेंस कितना है, आर का वैल्यू यहां पर आर सीकेंट थीटा, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट dy हमने सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE लगा था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, k लैम्डा dy अपॉन आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस यहां पर इस ट्रायंगल में एक चीज और समझें, इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन बेस क्या है बेटा, r को उधर भेज दे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। डिफ्रेंशिएशन कर दे दोनों साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, y का डिफ्रेंशिएशन dy, r कांस्टेंट टर्म, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिफ्रेंशिएशन बेटा आप पढ़ चुके हैं मैथ में, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंगल का हो गया डी थीटा। क्लियर है। अब ये dy का वैल्यू यहां पुट कर दें, तो करो पुट, क्या आएगा, dE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, k लैम्डा, dy का वैल्यू कितना है, r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास dE आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां से, k लैम्डा, ऊपर क्या बचा बेटा, डी थीटा अपॉन नीचे क्या बचा है, आर। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया dE कितना, k लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब ध्यान से समझो बेटा, ये एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बट इस वायर के अंदर या रोड के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, हमें तो सभी की वजह से P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमें सिंपली क्या करते हैं, जब एक एलिमेंट का पता हो जाता है, बाकी का पता करने के लिए सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं उसको। बट यहां एक चीज और है जो आपको समझनी है, समझें। इस पॉइंट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर यहां पॉइंट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, यहां होता तो इधर। देखो हर पॉइंट की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्मॉल dE का डायरेक्शन है, वो हर पॉइंट की वजह से अलग अलग आएगा। तो इसकी वजह से हम सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कंपोनेंट में फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। देखिए बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा, अपोजिट एंगल। ये डीई कंपोनेंट है तो ये कौन सा हो जाएगा इधर, डीई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ डीई साइन थीटा। मैंने डीई को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एक साइड डीई कॉस थीटा और एक साइड डीई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या करेंगे हम, ऊपर का रफ कर देता हूं। ध्यान से समझे बेटा, बहुत ही आसान है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने डीई को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया, तो एक साइड डीई कोस थीटा और एक डीई साइन थीटा। अब ध्यान से समझे बेटा, इस पॉइंट पर डीई कोस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट दिस, या इसको मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रोड। रोड के ये परपेंडिकुलर है और वैसे ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर है, परपेंडिकुलर किसके, रोड के। तो ये कितना आएगा, डीई कोस थीटा क्या है हमारे पास, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन,
क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन। बट अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो देखिए बेटा, हमने इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कंप्लीट, कहां से कहां, कंप्लीट रोड ऑफ लेंथ के लिए। तो मैंने इसको भी यहां से ज्वाइन कर दिया और इसको भी यहां से ज्वाइन कर दिया। ये जो हमारे पास एंगल है मैंने इसको नाम दे दिया θ1 और ये जो है इसको नाम दे दिया θ2। अब ध्यान से देखिए बेटा, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे। हमने तो dy एक स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो कंप्लीट्स का निकालने के लिए हमें कंप्लीट के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का मतलब θ2 से θ1। पर ध्यान से समझे बेटा, हमने जो y पे जाके dy का कंपोनेंट सेलेक्ट किया है, जो हमारा थीटा एंगल है वो परपेंडिकुलर से किधर है, ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज। कैसे सेलेक्ट किया हमने, क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से θ1 तो क्लॉकवाइज है, बट θ2 एंटी क्लॉकवाइज है। तो नीचे वाले का हम क्या करेंगे, माइनस साइन, माइनस θ2 से θ1 इंटीग्रेट करेंगे। माइनस क्यों करा बेटा, समझ आया। हमने इंटीग्रेशन कहां से यहां कंप्लीट लेंथ के लिए करना है, मतलब θ2 से θ1 तक। θ2 को हमने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमने एंगल क्लॉकवाइज सिलेक्ट किया है और θ2 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो इंटीग्रेशन माइनस θ2 से कहां तक है, θ1 तक। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन हॉरिजेंटल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर टू द रोड। क्लियर है। सेम इसी तरीके से ध्यान से समझे बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट का भी नेट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। देखिए बेटा, ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है ये पैरेलल है किसके, रोड ऑफ चार्ज के। क्लियर है। तो इसको हम वर्टिकल भी कह सकते हैं या पैरेलल भी कह सकते हैं। तो ये कितना आएगा बेटा, इधर देखें, DE sin थीटा। ये तो स्मॉल के लिए था, कंप्लीट के लिए इसको भी क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। कहां से कहां, वही माइनस θ2 से θ1 तक। क्लियर है, समझ आया। बहुत ही आसान है, एक बार रिपीट कर देता हूं यहां तक का, बहुत इजी है। ध्यान से समझे बेटा। सबसे पहले हमारा टॉपिक था एक कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रोड थी, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। सबसे पहले उस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। क्या ड्रा किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और उसकी डिस्टेंस रोड से हमने कितनी मानी, r क्या है यहां पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसके बाद उसकी वजह से पहले एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया DE, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हमने इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एक DE cos थीटा और एक DE sin थीटा। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कंप्लीट के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास आ गया। तो अब करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, DE का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीछे, कितना है, k लैम्डा d थीटा बाई r। तो k लैम्डा d थीटा बाई r और साथ में cos थीटा। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां, माइनस θ2 से θ1। सेम इधर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, DE का वैल्यू वही k लैम्डा d थीटा अपॉन r साइन थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस थीटा टू θ1। क्लियर है बेटा। आगे देखें, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सिंपल इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सिंपल इंटीग्रेट करते हैं तो पहले E परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा, थीटा का। तो बाकी टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर, k लैम्डा बाई r क्या हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर। d थीटा में बता रहा है कि इंटीग्रेशन किसका होगा, cos थीटा का। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin थीटा। लिमिट कहां से कहां, माइनस θ2 से θ1 तक। सेम इधर E पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा, k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन से बाहर। d थीटा हमें बता रहा है कि इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां, माइनस θ2 से θ1 तक।
लिमिट सोल्व करनी आती है बेटा हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लगाते हैं ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, तो माइनस बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो क्या हो गया साइन थीटा 2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू द रोड या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। क्लियर है। अब नेट पैरेलल में निकाल देते हैं, तो ई पैरेलल कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर, लिमिट सोल्व करते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस थीटा 2। अब हमें एक बात पता है, कोस यहां लिख देता हूं बेटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पैरेलल कंपोनेंट। तो ध्यान से समझे बेटा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड था, उसकी वजह से पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो उस पी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये आया और वर्टिकल कंपोनेंट ये आया, हमने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। अब नेट निकालना तो सिंपली हमें निकालना आता है कौन से फॉर्मूले से, E1 स्क्वायर, एक को E1 नाम दे देंगे, एक को E2, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा का रूट, उससे नेट निकल जाएगा, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। बस आपको डायरेक्टली क्या याद होना चाहिए, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए, विद फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम, कहां इसकी जरूरत होती है। पहले ये चीज बताओ, क्लियर हुआ। एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज रोड था, जिसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल या वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये था आपका टॉपिक। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसका महत्व क्या है, अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो चीज हमें अभी समझ आएगी। ध्यान से देखें, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वी हैव ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास एक वायर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही क्या है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। बताओ पी पॉइंट पर या यू कहें आर डिस्टेंस पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, इसके ऊपर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसकी वजह से, एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर की वजह से। तो ध्यान से देखिए बेटा, फार्मूला हमें पता है, पहले पी पॉइंट पर दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो ये तो कौन सा कंपोनेंट है, ई परपेंडिकुलर। अब ई परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या था बेटा, हमने पढ़ा था पीछे, अभी टॉपिक में लेटेस्ट पढ़ के हम, क्या था, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल जो था वो कितना आया था हमारे पास, ई पैरेलल हमारे पास आया था के लैम्डा बाई आर साइन कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यही दोनों थे। अब ध्यान से देखो, ये कि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लेंथ का है, इट मींस पी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होगा थीटा 1 और थीटा 2 वो दोनों 90 होंगे, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। इनफाइनाइट लेंथ बहुत लंबी लेंथ है, तो दोनों के जो एंगल पी पॉइंट बनेंगे वो अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे 90 के, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या है 90। अब थीटा 1 अगर थीटा 2 दोनों 90 है, तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2, तो क्या हो गया 2 के लैम्डा बाई आर,
और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो देखिए बेटा cos 90 भी जीरो, और यहां भी cos 90 जीरो, तो ये कंप्लीट कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स क्या हुआ, जब एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर हो ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो उसका पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब ध्यान से देखिए बेटा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, आप सोच रहे हैं, हम कई बार हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि हम इनफाइनाइट लेंथ की वायर बना पाए, या इनफाइनाइट लेंथ की वायर का यूज कहां आएगा, किस एपरेटस में इनफाइनाइट लेंथ की वायर लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा ही बड़ा है। अब यहां समझेगा एग्जांपल से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, या और भी छोटा एपरेटस है तो मान लेते हैं लेंथ 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर लेंथ है। और इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, मान लेते हैं 0.3 mm। P पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी पर, 0.3 mm के ऊपर। तो बताओ यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा हमारा R कितना है यहां पर, 0.3 mm, और L कितना है, आप ध्यान से देखिए बेटा L इज ग्रेटर देन R। तो इस केस में हम कहेंगे L बहुत बड़ा है, इट मींस एक्ट एज ए इनफाइनाइट रोड या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की तरह एक्ट करेगा। तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, सिंपली 2k लैम्डा बाई आर। इस वायर के ऊपर मान लेते हैं लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो 2k लैम्डा बाई आर। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो समझ आया बेटा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए हमने। अगर वो इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। और इसका यूज कहां है, इसका यूज किसी भी एपरेटस में हो सकता है जब लेंथ ऑफ वायर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर वो वायर किसकी तरह एक्ट करेगी, एज ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की तरह। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कुछ एक दो एग्जांपल्स करते हैं अच्छे समझने के लिए। देखें इस चीज के ऊपर फॉर्मूला याद हो जाता है बेटा, पर इसका इंप्लीमेंट आना बहुत जरूरी है, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कहां कैसे अप्लाई होगा, तो मैं एक दो एग्जांपल्स और बेटर लेता हूं, कंपैरिजन के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पर हमारे पास एंगल ये है, मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये है हमारे पास 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री। क्लियर है, वही डिस्टेंस हमारी R है। तो हमें इस रोड, वही एक रोड या वायर है जिस पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। R डिस्टेंस के ऊपर दोनों एंड से एंगल बन रहा है 60 और 30। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो सिंपली हमें फार्मूला पता है, पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी और वर्टिकल का भी अप्लाई कर देंगे। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास उसमें हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ने वाली है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमें θ1 θ2 सबकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए θ1 θ2 कहां से आएंगे। सबसे पहले ये R हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, θ1 और θ2 कितने हैं ये हमें यहां समझने की जरूरत है फार्मूला लगाने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने निकाल लिया था बेटा, क्या आया था हमारे पास, एक था ये कंपोनेंट, कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कितना था, k लैम्डा बाई आर कोस θ2 माइनस, परपेंडिकुलर में तो साइन था ना बेटा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। और जो
वर्टिकल कंपोनेंट था इसमें कितना आया था, या पैरेलल कंपोनेंट में k लैम्डा बाई आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 यही थे। अब हमें देखे बेटा इसमें k कांस्टेंट है, लैम्डा गिवन है, आर भी गिवन है, सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 को समझना है। यहां पर थीटा 1 कितना है और थीटा 2 कितना है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा थीटा 1 और थीटा 2 क्या था, जब हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था तो ये जो हमारा एंगल था इसको हमने नाम दिया था थीटा 1, क्लियर है, और नीचे थीटा 2 था। तो यहां पर थीटा 1 कितना है 60 डिग्री। ध्यान से देखिए बेटा हमने कैसे लिया था एंगल को, क्लॉकवाइज, तो ये भी परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज लेना है, परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज कितना 60 डिग्री। थीटा 2, अब थीटा 2 को समझे बेटा, थीटा 2 हमने क्या लिया था परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज कितना है 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे, बहुत आसान दिख भी रहा था। ये सारी चीजें मैंने इसलिए समझाई है, ये वाले एग्जांपल में बिल्कुल आसान दिख रही है। अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा तब देखना समझ नहीं आएगा, तो पहले चीजों को क्लियर करो। थीटा 1 क्या है, एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कहां तक, वन एंड ऑफ द वायर और रोड। थीटा 2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से और कहां तक, अदर एंड ऑफ द वायर तक। यही थे एंगल्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है, और वो देखें ये सारी चीजें आपको तभी कर पाएंगे जब ये अभी मैंने जो रूल्स बताए वो आपको ध्यान रहे। देखिए थोड़ा टिपिकल है बट इजी है, समझ आएगा। ये हमारे पास वही फिर से एक रोड है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यहां से ये है हमारा पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है हमें a, कितनी दी हुई है a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमें नहीं दी गई। इस एंड से यहां पर और इस एंड से यहां पर ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें बेटा, दोनों एंड से ये पी पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो इस एंड से एंगल कितना बन रहा है 30 और इससे भी 30 विद हॉरिजॉन्टल, क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस हमारे पास ए दी गई है। अब हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो फॉर्मूले तो वही परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले, बट क्या क्या चाहिए हमें उन फॉर्मूलों के अंदर। एक तो हमें क्या चाहिए, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है। तीन चीजें अगर हमें पता हो तो उनमें पुट करके सोल्व कर लेंगे। तो देखिए बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये है आर, तो ये कितना आएगा, ये अगर ए है तो ये कितना आएगा, मान लेते हैं ये आर है, तो आर की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 90 है यहां पर। तो ध्यान से देखिए बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है हमें किसका वैल्यू चाहिए, आर का, और आर क्या है यहां पर बेस, क्या है बेस। तो फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन ए इज इक्वल टू, आर क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस थीटा, क्लियर है। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा ए कोस थीटा। पहली चीज तो पता चल गई हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा। यहां जो थीटा है ये कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दी गई थी, तो हमें पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले हैं उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। तो आर हमें निकाल लिया, आर कितना है ए कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, पुट करके आर आ गया। अब सेकंड टर्म समझे, थीटा 1 और थीटा 2। पहले थीटा 1 क्या होता था, अभी मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में। थीटा 1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन एंड ऑफ द वायर तक एंगल। तो एंड तो ये हो गया यहां तक एंगल, और कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये एंगल। तो ये कितना है 30 प्लस 30 60। तो हमारा जो थीटा 1 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो कितना है 60 डिग्री। अब बात करते हैं थीटा 2 की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अदर एंड तक, ये तो ये कितना, ये 30 है तो कंप्लीट 360 में से 30, ये कितना हो गया 330।
तो हम बताएंगे 330 डिग्री, ये हमारा θ2 है। क्लियर है? या इसको हमें ये भी लिख सकते हैं -30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? -30 डिग्री, क्योंकि हमने क्या लिया था? क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव, तो -30 हम यहां अप्लाई करेंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई, किसी भी वायर ऑफ चार्ज की, स्ट्रेट वायर ऑफ चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन हो, सभी के ऊपर आप अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर यानी कि फाइनाइट लेंथ के लिए भी हमने करके दिखाया आपको क्वेश्चन। बस θ1 और θ2 को समझ आना चाहिए था। इनफाइनाइट के लिए तो θ1 और θ2 कितना 90 डिग्री, और पर्टिकुलरली हमें गिवन होगा अगर फाइनाइट लेंथ है तो एंगल्स आप फाइंड आउट करके पुट करके सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। देखिए बेटा, सेकंड टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक वही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कर रहे हैं हम। पहला टॉपिक तो हमने पढ़ा एक स्ट्रेट रोड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ ए रिंग। एक रिंग है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ऑन इट्स एक्सिस। ऑन इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस के ऊपर। ध्यान से समझो बेटा, टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ ए रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to uniformly distributed charge of a ring on its axis। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की रिंग है, मींस एक रिंग है, ये देखिए बेटा एक रिंग है, इसके ऊपर हर जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग हो गया। इसकी एक्सिस के ऊपर, ये इसका एक्सिस है जिसके चारों तरफ ये रिंग है, तो ये एक्सिस, इसकी एक्सिस के ऊपर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। इट मींस लैम्डा कितना हो गया? Q/2πr। Q चार्ज पर यूनिट लेंथ पर, लेंथ कितना? 2πr, तो Q/2πr लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी वजह से पहले तो सेंटर की बात करते हैं। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम r। रेडियस कितना है? r। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्यों होगा बेटा 0? क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए यहां एक चार्ज है जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसका अपोजिट चार्ज उधर कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स इक्वली कैंसिल आउट करेंगे। इट मींस सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। अब सेंटर पर 0 हमें कहां निकालना है? इसके एक्सिस के ऊपर। तो ध्यान से समझे, इसके एक्सिस के ऊपर कैसे निकालेंगे हम? देखें, मैं रिंग को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं। ये हमारे पास एक रिंग है, क्लियर? ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस r है। वही चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर या Q/2πr इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये इसकी एक्सिस है, ये ऐसे है रिंग, और ये क्या इसकी एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, जिसके ऊपर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान से देखिए बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी देखिए रिंग है, इसके ऊपर हर जगह चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। बट अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करके। बट पॉइंट चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें पॉइंट चार्ज करना पड़ेगा। तो हमने इस रिंग के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया ऑफ लेंथ dl। एक dl लेंथ का, कंप्लीट लेंथ तो कितनी है? 2πr। हमने एक dl लेंथ का छोटा एलिमेंट कंसीडर किया जो एक्ट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज।
तो सबसे पहले इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। अब एलिमेंट स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल। क्या होगा, स्मॉल। मान लेते हैं ये P पॉइंट एक्सिस जो रिंग है हमारी, इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो ये r डिस्टेंस है, ये x है, तो ये कितनी आएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो क्या हम ये स्मॉल de जो यहां लगा इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई हुआ इसका वैल्यू कितना आएगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से लगा है, कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू क्या है, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। देखिए बेटा, कंप्लीट के ऊपर चार्ज या यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, लैम्डा, तो डीएल लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर, आर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। आगे आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है। अब आगे देखिए बेटा, वही काम करेंगे हम अगेन। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो सभी को इंटीग्रेट करेंगे। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की बजाय क्या करेंगे, पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करें। तो यहां देखिए बेटा, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट, डीई कोस थीटा और इधर डीई साइन थीटा। दो कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक कर लिया, डीई कोस थीटा और डीई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, हम ऐसा ही एक एलिमेंट यहां भी सिलेक्ट कर सकते थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता, ऐसे आता, और उसको कंपोनेंट फॉर्म में, वही डीई कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करते तो इधर क्या आता, डीई कोस थीटा और इधर क्या आता, डीई साइन थीटा। ध्यान से देखिए बेटा, डीई साइन थीटा दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमें एक चीज पता चल गया कि रिंग के केस में जो हमारा कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। तो हम लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, जो कितना है, डीई कोस थीटा। इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए बेटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, इस चीज को समझें। सिंपल है, हमारे पास ई नेट, पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। डीई की वैल्यू कितनी है, के क्यू डीएल अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। हमने डीई का वैल्यू पुट कर दिया। अब कोस थीटा का, तो पहले यहां से कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, ये रहा थीटा, ट्राइंगल है हमारे पास। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। रूट को मैं क्या पावर 1/2 लिख सकता हूं। तो कोस थीटा की वैल्यू वहां पुट कर दूं। पहले हमने डीई की वैल्यू पुट की थी, अब कोस थीटा की कितनी, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 पहले ही है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। क्लियर है। हमने कोस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, इंटीग्रेशन एज इट इज। आगे देखिए, ई नेट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन किसका होगा, स्मॉल एलिमेंट मतलब डीएल का, किसका होगा, डीएल का, बाकी सभी इंटीग्रेशन से बाहर। तो कर देते हैं के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है। क्या बचा इंटीग्रेशन में, केवल डीएल। अब ध्यान से देखिए बेटा, ई नेट लास्ट है, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डीएल क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट, और कंप्लीट की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग था जिसकी वजह से एक्सियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जो कितना आया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बार रिपीट करता हूं बेटा, हमने कैसे किया, सबसे पहले एक रिंग लिया जिसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। लैम्डा का वैल्यू यहां पर कितना है, क्यू अपॉन 2πr, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ कितनी है 2πr। क्लियर है। रेडियस ऑफ द रिंग कितना है r, इसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P सेलेक्ट किया जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट dl जिसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड de, वही एंगल थीटा कोस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। नीचे भी एक स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट करते तो de, इधर भी कोस इधर साइन, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो हमें पता चल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, कोस कंपोनेंट की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कर दिया, डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो, डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन करते समय पहले डी का वैल्यू पुट कर दिया जो हमने निकाल रखा था, पुट कर दिया। उसके बाद कोस थीटा का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दिया और इंटीग्रेट करके सोल्व कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट, समझ आ गया। अब आगे देखे बेटा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया, कितना आएगा, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग की वजह से के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान से देखो बेटा, जब x का वैल्यू 0 होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, इट मींस हम कहां हैं, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहां से भी आप देख सकते हो कितना आएगा, 0। दूसरा, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। आप x का वैल्यू इन्फिनिटी रखें तब भी आप देखेंगे कि कितना आएगा, 0। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, ये इसका सेंटर, ये एक्सिस है, क्या है, एक्सिस। सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है, कहीं 0 और इन्फिनिटी के बीच में। ध्यान से समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सेंटर पर भी और इन्फिनिटी पर भी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम है, कहीं 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो हमें ये फाइंड आउट करना है वेयर वी विल गेट मैक्सिमा, मैक्सिमा कहां मिलेगा हमें, मैक्सिमा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अब मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ रखा है, देखिए बेटा, कहां हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीई बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद एक्स, डीई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू इक्वेट कर देंगे 0 पर। अब यहां से ऐसा करने से x की जो वैल्यू आएगी वही हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ये आपने मैथ में पढ़ा है, मैक्सिमा हमें कहां मिलता है, जब हम डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दे तो वहां हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो करते हैं डीई बाई डी एक्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले पुट कर लेते हैं। डी ई का वैल्यू कितना है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज जहां 0 आएगी वहीं हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। तो सिंपल बस डिफरेंशिएशन करना है और 0 के साथ इक्वेट करवाना है। तो डिफरेंशिएशन आप सभी को आता ही है, कर सकते हैं सभी इजीली। तो करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर वाले क्या करते हैं, नीचे वाला एज इट इज। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज के क्यू एक्स, नीचे वाले क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी, और सोल्व करेंगे तो टी की पावर 3/2 ऊपर जाके -3/2, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -5/2, और नीचे आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
5/2 और -3/2 आगे चला जाएगा। क्लियर। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। डिफरेंशिएशन करना आता है ना बेटा सभी को। सिंपली आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस डिफरेंशिएशन कर दिया और इक्वल टू क्या रखना है हमें 0 रख दिया। अब देखिए बेटा के क्यू दोनों में से कॉमन और नीचे से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन। क्या बचा यहां पर तो 1 माइनस यहां क्या बचा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 3, के क्यू कॉमन हो गया तो x और एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 में से 3/2 कॉमन चला गया तो कितना बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये इक्वल टू क्या है 0। अब ये टर्म मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 हो गई, ये भी तो 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये उधर जाके मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर। 2 उधर डिवाइड में तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट कर देंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। ध्यान से देखिए बेटा, हमें मैक्सिमा कहां मिलेगा जहां x की वैल्यू प्लस r बाई रूट 2 होगी और माइनस r बाई रूट 2 होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मैक्सिमा के लिए हमें पता है डिफरेंशिएशन 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमने पहले डिफरेंशिएशन किया 0 से इक्वेट कर दिया, यहां से x की वैल्यू आई प्लस माइनस r बाई रूट 2। तो एक तो प्लस r बाई रूट 2 पर हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और एक माइनस r बाई रूट 2 पर हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ग्राफ और ड्रा कर देते हैं। तो देखिए बेटा इसका ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से समझें। सबसे पहले देखिए बेटा ये हमारी रिंग थी, ये इसकी एक्सिस थी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इन्फिनिटी पे भी 0 है, क्लियर है। उधर प्लस मान लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी, दोनों पे क्या है 0 है। अब इधर देखिए बेटा इसकी वजह से हमें मैक्सिमम कहां मिला, कहीं यहां मिलेगा जहां r बाई रूट 2 होगा और इधर भी जहां माइनस r बाई रूट 2 होगा। अभी हमने निकाला इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मैक्सिमम। तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल इजी ग्राफ। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ x और इधर क्या है x, क्लियर। तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम और इन्फिनिटी पे 0। तो कुछ इस तरीके का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इन्फिनिटी पे 0, r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम, क्लियर है। अब इधर इसका बिल्कुल रिवर्स, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी 0 और r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम माइनस r बाई रूट 2, इधर माइनस उधर प्लस। डायरेक्शन अपोजिट क्यों होंगे, ये ऊपर क्यों नहीं, डायरेक्शन अपोजिट क्यों, क्योंकि इधर डायरेक्शन इधर था और इधर डायरेक्शन चेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज। यहां हमने ग्राफ में चेंज दिखा दिया है। दिस इज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन सर्कुलर रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, क्लियर है बेटा। तो आज हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए, एक तो था फाइनाइट लेंथ की रोड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसमें हमने फिर इनफाइनाइट के लिए भी किया था। और सेकंड वन कौन सा, सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।